आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से साउंड का 5वां चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे, अभी क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए। करेक्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज इन साउंड विथ ए सोनोमीटर। एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक सोनोमीटर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक सोनोमीटर जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है। On shortening the wire by 10 सेंटीमीटर, अगर इसका लंबाई 40 की जगह 30 कर दिया जाए, 5 बीट्स आर हियर पर सेकेंड, तो 5 बीट सुनाई देता है। एक सोनोमीटर इसका फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर रहा है, 40 सेंटीमीटर वाले वायर से, 40 सेंटीमीटर वाले वायर से एक ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग फॉर्क इज इन यूनिसॉन विथ ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है? इतना जितना कि सोनोमीटर का लंबाई कब था? जब 40 सेंटीमीटर था। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2L T/M का रूट। ये फ्रीक्वेंसी है। कह रहे जब लंबाई को 10 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा, जब लंबाई 10 सेंटीमीटर कम करेंगे तो अब नया फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2L T/μ का रूट। अब इतना हो जाएगा। 5 बीट्स आर हियर पर सेकेंड, तो 5 बीट सुनाई दे रहा है पर सेकेंड, तो 5 बीट सुनाई दे रहा है इसको पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। जब 10 सेंटीमीटर छोटा कर देगा तो ये हो गया, तो 5 बीट सुनाई दे रहा है, माने इसमें और इसमें अंतर कितना का है? 5 का। 5 बीट पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी का अंतर। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा क्योंकि नीचे कम है, यहाँ ज्यादा है तो कम आएगा, अंतर 5। तो T/μ कॉमन 1/0.6 माइनस 1/0.8 बराबर 5। तो T/μ का रूट और ये हो जाएगा 0.48 और 0.2 बराबर 5। तो T/μ का रूट बराबर ये हो जाएगा 0, तो 5 × 48/20 12। T/μ का रूट बराबर 12, तो T/μ का रूट अगर 12 होगा तो किस रहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी तो यही बोला है, यहाँ पर 12 पुट कर देंगे, तो 1/2 × 0.4 × 12, 4 × 12 30 बराबर 15 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क कितना हो गया? 15 हर्ट्ज। ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब उस समय का फ्रीक्वेंसी जब सोनोमीटर का वायर का लंबाई कितना था? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। 10 नंबर सवाल। A tuning fork is in unison with a sonometer of wire length 40 सेंटीमीटर। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है? ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जो है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 सेंटीमीटर लंबा सोनोमीटर वायर जैसा। तो 1/2L T/μ का रूट। इफ द लेंथ इज चेंज टू 70 सेंटीमीटर, अब इसका लेंथ कितना कर दिया गया? चेंज 70 सेंटीमीटर। अब नया फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इतना है। अब नया फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 1/2L T/ मास पर यूनिट लेंथ का रूट होगा 70 सेंटीमीटर का। तो 4 बीट सुनाई देते हैं, मैंने इसमें 4 बीट का अंतर है, मैंने फ्रीक्वेंसी में 4 का अंतर है। तो 1/2 0.6 T/μ का रूट माइनस 1/2 0.7 T/μ का रूट बराबर 4। तो यहाँ से T/μ का रूट कॉमन, यहाँ से बच जाएगा 1/1.2 माइनस 1/1.4 बराबर यहाँ 4। तो T/μ का रूट बराबर 4 × 1.4 × 1.2 बटा 0.2।
ये घटेगा तो यहाँ 0.2 आएगा। तो टी बटा म्यू का रूट कितना आ गया। हमें इसका फ्रिक्वेंसी चाहिए ट्यूनिंग फॉर्क का, तो इसका आंसर कितना आएगा। इसका ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, पहले कर लेते हैं 2 6, तो इसका फ्रिक्वेंसी का आंसर आ जाएगा 1/1.2 और टी बटा म्यू के रूट की जगह 4 × 1.4 × 6, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 और 1 खत्म 4 दिया 12 3 दूनी 6 14 × 2 28 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में find how the bridges should be placed so that a wire of length 110 cm may be divided into 3 segment। 110 सेंटीमीटर लंबा वायर को 3 सेगमेंट में बांटना है। Whose fundamental frequencies are in the ratio nu, वो 1 2 और 3, ताकि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात है 1:2:3 हो। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L1, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L2, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L3। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है 1:2:3 है, 1:2:3 है। तो इतना अनुपात इतना बराबर 1:2:3। तो V/2 समय से गायब, 1/L1 अनुपात 1/L2 अनुपात 1/L3 बराबर 1:2:3। इसका अनुपात दिया गया है 1:2:3। इसको पलट के लिखो तो L1 L2 L3 बराबर कितना हो जाएगा 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। 1/1 अनुपात 1/2:3। इसको अगर रेशनलाइज करें तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 द्वितीय 6 6:3:2। रेशनलाइज कर दिए, 3 2 एकल भूतम 3 6 से गुणा किए सब, तो ये बटा से थोड़ा सा रेशनलाइज में आ गया, पूर्णांक में आ गया। मैंने L1 L2 L3 का अनुपात 6:3:2 है और L1 L2 L3 जोड़ के आना चाहिए 110 आना चाहिए। तो L1 L2 L3 है 6:3:2। तो मान लिया जाए कि अनुपात गुणांक x है, तो 6x 3x और 2x, 6 3 9 2 11x। अगर मान ली तो अनुपात है ना, तो अनुपात गुणांक मान लो कि x है, तो 6x 3x 2x 11x। 11x बराबर 110, जोड़ के आना चाहिए 110। तो 11x बराबर 110, तो x बराबर 11। 6x + 3x + 2x बराबर 110, x बराबर 10। अब x बराबर 10, तो इसका मतलब 6x का मतलब 60, 3x का मतलब 30 और 2x का मतलब 20। तो आंसर आएगा 60 30 20। 110 सेंटीमीटर लंबा तार को 3 भाग में बांटा गया। ऐसा भाग में बांटेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल, इसका फंडामेंटल का अनुपात 1:2:3 है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V/2L V/2L V/2L, लेकिन इसका L1 इसका L2 इसका L3। लेकिन चूंकि रस्सी तो एक ही है, तो वेलोसिटी तो समय सेम ही होगा। वेलोसिटी होता है T/μ का रूट, एक ही रस्सी तना हुआ है, टेंशन वही, मास पर यूनिट लेंथ वही, तो वेलोसिटी तो सेम ही होगा। तो इसका आ गया 1:2:3। तो इसको हम लोग पलट लिए, इसको भी पलट दिया। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, 6 3 2 मैंने 6:3:2 में बटा हुआ। अब 110 बटा हुआ 6:3:2 में, तो निकाल दो कौन कितना कितना हिस्सा का पड़ेगा। तो प्योर हो गया मैथमेटिक्स अलजेब्रा जैसे, अंकगणित हो गया। तो 6 3 2 6 3 9 2 11। मान लें अनुपात गुणांक x, 11x बराबर 110 x बराबर 10, तो 10 6 60 10 33 10 दूना 20। क्वेश्चन नंबर 12।
कि स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए लोड ऑफ 4 किलोग्राम, जब लोड कितना दिया गया 4 किलोग्राम, 4G, G मतलब 9.8, emits the sound of fundamental frequency 326, तब फ्रीक्वेंसी 326 है। कैलकुलेट द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ऑक्टेव, कह रहा है कि कितना फ्रीक्वेंसी लोड चाहिए अगर फ्रीक्वेंसी ऑक्टेव ऑफ इट्स टोन नोट, ऑक्टेव का मतलब हुआ दुगना फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव का मतलब दुगना फ्रीक्वेंसी होता है। ऑक्टेव जो वर्ड लिखा है इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी टोन पात 2:1 में होना चाहिए, दुगना। तो फ्रीक्वेंसी दुगना होने के लिए बताओ कि यहाँ पर लोड कितना होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2L T बाई म्यू का रूट, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्वेश्चन टू अंडर रूट टेंशन, तो ν1/ν2 बराबर T1/T2, तो ν1 और ν2 का मान 2 ν1 तो 1/2 हो गया बराबर T1/T2 का रूट, ठीक है 1/4 बराबर T1/T2, T2 बराबर 4T1 और T1 का मान 4G, तो 4 जो का 16G, 16G का मतलब 16 किलो का वस्तु। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करेक्ट, स्टील का वायर है जिसका रेडियस 0.05 सेंटीमीटर है, स्ट्रेच्ड किया गया है 3 किलोग्राम से, मतलब किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं, या 3 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, इसको बदल लेते हैं डाइन में। 3 किलोग्राम का हम लोग क्या बोल सकते हैं, 30 न्यूटन बोल सकते हैं। 3 किलोग्राम का कितना हो जाएगा वेट, 3 गुने जी का मान 10 ले तो 30 न्यूटन, लेकिन न्यूटन में नहीं बदल लेते हैं डाइन में, तो 3 गुना 10 के पावर 5 डाइन, सब सीजीएस में 30 न्यूटन है। 3 किलोग्राम को बदल दिए 30 न्यूटन हो गया, न्यूटन बदल दिए डाइन में, सेंटीमीटर से डाइन में बदल दिए, टेंशन आ गया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ निकालना है। विच विल रेजोनेंस विथ ए ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 340 है इसका। डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील का डेंसिटी दिया हुआ है 8, मैंने 8 ग्राम पर सीसी। फॉर्मूला लगा देना, न्यू बराबर 1/2L T बाई म्यू का रूट, तो न्यू बराबर लगा देना 1/2L T बटा A इंटू रो, मास पर यूनिट लेंथ बराबर एरिया इंटू डेंसिटी, तो और लगा देना न्यू बराबर 1/2L T बटा पाई R स्क्वायर रो। न्यू पता है, पाई का मान पता है, रेडियस पता है, टेंशन पता है, रो पता है, बचेगा कौन, एल, यहाँ से एल का मान निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। करेक्ट, स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लंबाई 0.5 मीटर, हैज फ्रीक्वेंसी 100 साइकिल पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी तब बताना है जब टेंशन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी बराबर वाट जब टेंशन इंक्रीज 4 टाइम्स, एंड द ओरिजिनल वैल्यू एंड लेंथ इज डिक्रीज 0.1 मीटर, और लंबाई जब हो जाएगा डिक्रीज 0.1 मीटर, पहले 0.4 था, अब घट के 0.4, तब बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अभी क्या फ्रीक्वेंसी 1/2L T बाई म्यू का रूट, तो 100 बराबर आ गया 1/2L का मान 0.5 T बाई म्यू का रूट, तो T बाई म्यू का रूट बराबर 100, इसका मान तो 1 आएगा तो 100 रह गया। यहाँ से ये निकाली फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L और T बाई म्यू का रूट, लेकिन T का मान 4T, टाइम को 4 गुना, टेंशन को 4 गुना बढ़ाना है, और लंबाई कर देना 0.1 कम, तो 0.1 कम कर दी, तो 4 का बाहर आएगा 2,
और बटा 2 यहाँ 0.4। अब बचेगा यहाँ टी बाई म्यू का रूट, जिसका मान यहाँ है 100। तो 100 और बटा 0.4 बराबर 250 साइकिल पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे वायर ऑफ ए सोनोमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय ए बडी व्हिच हैंग्स इन एयर। एक तार है जो टाइट किया गया किसी वस्तु से हवा में। Then the bridges are 30 centimeter apart. Then the wire is resonate with a tuning fork. जब 30 सेंटीमीटर पर नोड बन रहा है 30 सेंटीमीटर पर, तब इसका फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। Then the body is completely immersed in water. अगला केस में क्या करना है कि इसको वाटर में डाल देना। बॉडी को, इससे क्या हुआ, टेंशन में चेंजिंग आ गया। इस रस्सी में टेंशन होगा इसका वेट, अब वेट बराबर इसका वॉल्यूम गुना इसका डेंसिटी बॉडी का गुने जी, मैंने मास गुने जी। यहाँ टेंशन का मान कितना होगा पता है, यहाँ टेंशन का मान होगा वेट माइनस बॉयंसी, उत्प्लावन बल। तो वेट हो जाता है वॉल्यूम गुने बॉडी का डेंसिटी और गुने जी। अब बॉयंसी होता है वॉल्यूम और गुने पानी का डेंसिटी गुने जी। तो वॉल्यूम कॉमन और डेंसिटी वस्तु का और डेंसिटी वाटर का इनटू जी। यहाँ टेंशन इतना होगा, यहाँ टेंशन इतना होगा, टेंशन में कमी आ गया पानी में डाल देने से। पानी में डाल देने से बॉडी के टेंशन में कमी आ गया। हमारे बॉडी का वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी मास गुने जी वेट। तो वेट माइनस बॉयंसी, बॉयंसी किससे निकलता है, जितना भाग डूबा हुआ है उसका आयतन अगुने जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी अगुने जी। आ रहा है, कहीं कटने नहीं रहा है नहीं। तो चलिए हो गया, टेंशन में चेंजिंग है, इसका मतलब हवा में है अभी पानी में डाला गया है। तो कह रहा है कि जब पानी में डाला गया तो केप्ट 20 सेंटीमीटर अपार्ट टू द ब्रिंग्स इट अगेन इन यूनिसॉन विद द सेम फॉर्क। तो इसमें जो है 30 सेंटीमीटर अगर इसका लंबाई लें, कितना लें इसका 30 सेंटीमीटर अगर इसका लंबाई लें तब इसका फ्रीक्वेंसी, और इसका 20 सेंटीमीटर अगर लंबाई लें तब का फ्रीक्वेंसी, दोनों सेम। इसका फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। 30 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर, सवाल में लिखा हुआ है कि व्हेन द ब्रिजेस आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ब्रिजेस का मतलब नोड्स, ब्रिजेस का मतलब नोड्स, जहाँ नोड्स बनते हैं। तो यहाँ पर दो नोड के बीच का दूरी कितना हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, वहाँ पर कितना मान के चलेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर, वहाँ पर मान के चलेंगे 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर अपार्ट, देन द वायर इज रेजोनेट विद अ ट्यूनिंग फॉर्क। तभी जो वायर एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। Then the body is completely immersed in water. Then the bridges are kept 20 सेंटीमीटर apart. तब नोड्स जो है 20 सेंटीमीटर पर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भी अगेन इन यूनिसॉन विद द सेम फॉर्क, वो भी उसी ट्यूनिंग फॉर्क से मैच कर रहा है, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी। तो बताइए कि बॉडी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कई गुना ज़्यादा है। बॉडी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कई गुना ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी को बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि किसी बॉडी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कई गुना ज़्यादा है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, कि किसी बॉडी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कितना गुना ज़्यादा है, ये निकाल के हमको बताना है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा। तो v बराबर t बाई म्यू का रूट, t बाई म्यू का रूट अब बटे लैम्डा।
लैम्डा कितना होगा समझ लीजिए कि इसमें क्या है कि 30 सेंटीमीटर पर नोड बन रहा है, तो लैम्डा बाई 2 बराबर 30, लैम्डा बाई 2 बराबर 30, तो लैम्डा बराबर 60, लैम्डा बराबर 60। यही वाला बात हो गया 1/2L, फॉर्मूला क्या होगा 1/2L ही तो लिखा है। L का मतलब यहाँ समझ लो कि नोड्स के बीच की दूरी, L का मतलब हो गया नोड्स के बीच की दूरी। 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्रिजेस, मतलब वही नोड्स, तो दो नोड के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर है दो नोड के बीच की दूरी, तो इसका मतलब लैम्डा बाई 2 बराबर 30, लैम्डा बराबर 0.6। ये फ्रीक्वेंसी उसके बराबर, उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा जरा देखते हैं। उसका लिखाएगा वॉल्यूम गुने दोनों की डेंसिटी का अंतर इंटू जी बटा म्यू का रूट बटे ई 0.4, क्योंकि इसमें दो नोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, मैंने उसमें लैम्डा बाई 2 बराबर 20, तो लैम्डा बराबर 40, 0.4, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो सॉल्व करते हैं इसको। हमको जहाँ तक लग रहा है ई ई ई ई ई ई ये सब तो कट ही जाएगा, जब बराबर ही सब कुछ चल रहा है तो ऐसा कर दो, 2 2 नीचे, ऐसा कर दो 2 3 6, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो डेंसिटी इसका बटे 9 बराबर, यहाँ डेंसिटी दोनों का अंतर बटे 4, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस 9 डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर 4 डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर 9 डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर 9/5 डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर का 1.8 गुना 1895, डेंसिटी ऑफ वाटर का 1.8 गुना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 है, क्योंकि पानी की डेंसिटी से 1.8 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15। A tuning fork produce 4 beats per second, एक ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट पर सेकेंड देता है, when sounded with a stretch string, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ, इसके साथ कोई एक स्ट्रिंग है तना हुआ, उससे 4 बीट पर सेकेंड देता है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो या तो इसका न्यू +4 होगा या तो न्यू -4 होगा स्ट्रिंग का, वही स्ट्रिंग है, लेकिन अलग अलग केस में। जब एक बार 16 kg टेंशन है, एक बार 9 kg, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला में 16 kg टेंशन रहा होगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाला में 4 kg टेंशन रहा, 9 kg टेंशन रहा होगा। रस्सी वही है, जब इसको इतना से टाइट करते हैं तब जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो इससे 4 ज़्यादा है, लेकिन अगर इतना से टाइट करें इसको, रस्सी को, उसी रस्सी को, तो फ्रीक्वेंसी इससे 4 कम है। इसका मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है रस्सी के साथ कितना दे रहा है, 4 बीट पर सेकेंड। वही लिखा गया कि ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड, एक ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट पर सेकेंड दे रहा है, व्हेन इज साउंडेड विथ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ जब इसको साउंडेड किया जाता है तब फिर 4 बीट देता है, मतलब स्ट्रेच स्ट्रिंग से और इसकी फ्रीक्वेंसी में 4 का अंतर है। हो सकता है 4 ज़्यादा भी होगा और 4 कम भी होगा, 4 ज़्यादा तब होगा जब टेंशन इतना होगा, 4 कम तब इतना होगा। इसका मतलब इन दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना है, 8। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना है, 8 है। अब समझिएगा इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2L T बाई म्यू का रूट, इसका फ्रीक्वेंसी 1/2L T बाई म्यू का रूट, तो ये हो गया पहला फ्रीक्वेंसी, आई दूसरा फ्रीक्वेंसी, लेकिन दोनों फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना है, इसको मान लो फ्रीक्वेंसी नंबर 1, इसको मान लो फ्रीक्वेंसी नंबर 2, तो हमारे हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगा, तो
तो न्यू2 माइनस न्यू1 बराबर 8। और जबकि यहाँ से देखिए न्यू1 बटा न्यू2 करके, तो न्यू1 में जब न्यू2 से भागा देंगे तो 3/4 आएगा, सब कटिए जाएगा, 9 का 3 यहाँ 4, 16 का 4। तो इसका मतलब कि न्यू1 बटा न्यू2 बराबर 3/4, यहाँ से न्यू2 माइनस न्यू1 बराबर 8। तो यहाँ से 2 समीकरण मिल गया, तो न्यू1 न्यू2 का मान निकाल सकते हैं हम कि 4 न्यू1 बराबर क्या लिख दें 3 न्यू2 बटा 4, न्यू2 माइनस 3 न्यू2 बटा 4 बराबर 8। लघुत्तम 4, 4 में से 3 गया तो इतना बराबर 8 चौका 32, न्यू2 बराबर 32। अगर ये 32 तो ये 4 कम 28, वही निकालना है कि बताइए कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 28। अगर आप न्यू1 निकालते तो 4 जोड़ते उसमें, अगर आप न्यू1 निकालते तो 4 उसमें जोड़ते, तभी वही आंसर आता। लेकिन हम न्यू2 निकालने हैं तो 4 घटाएं, इसका आंसर आ जाएगा।